प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण व लिपि। पहले हमने इसी क्रम में पढ़ा था, भाषा का बिंदु पढ़ा था। पहले भाषा को हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद जो बिंदु है वो हमारा व्याकरण और लिपि का, इसी से जुड़े हुए क्या है, ये दो टॉपिक और है। अब देखिए, सबसे पहले जो व्याकरण जो शब्द है, ये वी प्लस में आ प्लस में कर्ण, इन तीनों के योग से मिलकर बना है। और इसी क्रम में देखिए हम, तो यह जो शब्द है वी प्लस में आकरण के योग से भी मिलकर बना है। और इसके अंदर जो है वो यन संधि है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण जो शब्द है वो वी प्लस में आकरण के योग से मिलकर बना है। अब देखिए, इसी में व्याकरण जो शब्द है यह एक संस्कृत शब्द है, यानी व्याकरण जो शब्द है यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है और यह एक पुल्लिंग शब्द है, यानी पुल्लिंग शब्द है और संस्कृत भाषा है। उससे पहले हमने भाषा का भी देखा था। भाषा जो शब्द है ये भी किसका है? संस्कृत भाषा का है। और भाषा जो शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग। चलिए, अब इसी में बात आती है व्याकरण के लिए। हम देखें तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का मतलब होता है विश्लेषण करना। व्याकरण शब्द का क्या होता है? विश्लेषण। अब देखिए, ये क्या विश्लेषण करती है? व्याकरण जो है ये एक भाषा का विश्लेषण करती है। कैसे करती है? जैसे हमारी हिंदी जो भाषा है, जैसे उस भाषा में कहा जाए तो ये क्या करता है, स्वरों के उच्चारण के बारे में। ये क्या करता है? स्वरों के उच्चारण के बारे में बताती है। तो इससे क्या है, जैसे स्वरित, स्वरित का मतलब स्वरों की स्थिति। इसमें क्या है, दो प्रकार के भाव होते हैं, उदात्त और अनुदात्त। उदात्त और अनुदात्त दो प्रकार के शब्द है। उदात्त का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर कह दो या ऊंचा कह दो, यानी शब्द वर्णों पर या वर्णों से जो शब्द निर्मित होते हैं, वर्णों पर इस प्रकार से बल डाले कि वो कभी ऊंचे स्वर में हो और कभी अनुदात्त का अर्थ होता है नीचे नीचे। इसका मतलब इसको कहते हैं कम आवाज में। यानी ये दो शब्द है हमारे सामने, उदात्त और अनुदात्त। यही क्या करते हैं, हमारे व्याकरण शब्द की क्या करें, व्याख्या करते हैं। यानी शब्दों पर जब बल दिया जाए या ऊंचे स्वर में बोला जाए, ठीक है, या नीचे स्वर में उनका उच्चारण किया जाए, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि व्याकरण के अंदर जो विश्लेषण होता है हमारी भाषा का, उसमें स्वरों के उच्चारण पर कि उच्चारण कम होगा या ज्यादा होगा, उसी रूप में हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है, अगले रूप में देखा जाए तो व्याकरण क्या करती है, भाषा का विश्लेषण करती है। कैसे करती है? व्याकरण क्या है? व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जो क्या करता है, भाषा को शुद्ध करता है। भाषा को क्या करता है? शुद्ध करता है। और यहीं से हमारी क्या है, परिभाषा का निर्माण होता है। यहीं से हमारी क्या है, परिभाषा का निर्माण होता है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये था कि व्याकरण शब्द की व्याख्या थी इसके अंदर, कि व्याकरण शब्द कैसे हुआ है, किस भाषा का शब्द है और व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है। अब इसी क्रम में आता है व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है और ये क्या करता है, भाषा को शुद्ध करता है। अब शुद्ध किस लिए? तो जो भी भाषा बोली जाती है उसको क्या है, बोलने और लिखने, दो रूप होते हैं, बोलने और लिखने। अब देखिए, यहीं से हमारी परिभाषा निर्माण होती है। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे व्याकरण यह एक शास्त्र है जो भाषा को ऐसे भी कह सकते हो कि शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण क्या करता है, भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। कैसे? बोलने व लिखने। अब बोलने लिखने के क्या करता है, नियमों क्या करता है, निर्माण करता है। नियमों को क्या करता है, ये निर्माण करता है। तो यहीं से हमारी क्या है, भाषा का निर्माण होता है। क्या भाषा का परिभाषा है? व्याकरण किसे कहते हैं? यह एक शास्त्र है जो भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। बोलने व लिखने के नियमों का जिसमें निर्माण किया जाए उसे क्या कहते हैं, हमें व्याकरण कहते हैं। अब था हमारा व्याकरण का। अब इसी से जुड़ा हुआ जो है हमारे आगे प्रश्न आता है कि व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, व्याकरण जो है वो हमारे पाणिनि थे। पाणिनि जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे।
इन्होंने 700 ईसा पूर्व में एक अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ की रचना की थी, और उसी अष्टाध्यायी रचना से ही हमारे व्याकरण की क्या है उत्पत्ति मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं व्याकरण का जो योगदान है वो किसका योगदान है, पाणिनि का। और पाणिनि का जो जीवन काल है वो वैसे तो इसमें मतभेद है, 700 ईसा पूर्व पाणिनि का क्या है जीवन काल रहता है। और इन्होंने क्या लिखा था, एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, और उसी ग्रंथ में क्या है व्याकरण की मुख्य बातें आती है। तो कह सकते हैं पाणिनि का व्याकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है, और योगदान में कौन सा है, अष्टाध्यायी ग्रंथ। अब बात आती है कि व्याकरण है क्या। व्याकरण क्या है, व्याकरण के लिए कहा जाए तो हमारे देखा जाए तो वेदांग, वेदों में हमारे कुल 6 अंग, कितने अंग है वेदों के, 6 अंग है। इन 6 अंगों में एक व्याकरण का भी नाम हमारे आता है। वो 6 अंग कौन कौन से, 6 अंगों में पहला जो अंग है वो है छंद, दूसरा जो है कल्प, तीसरा जो है ज्योतिष, चौथा जो है निरुक्त, और पांचवा जो है शिक्षा, और छठा जो है व्याकरण। ये कुल हमारे 6 अंग हैं। पहला छंद, दूसरा कल्प, तीसरा ज्योतिष, चौथा निरुक्त, और पांचवा शिक्षा, और छठा क्या है व्याकरण। ये हमारे वेदों के कुल 6 अंग हैं। अब देखिए वेदों में क्या है, छंद को सबसे पहले पेड़ या पाद माना गया। तो वेदों का पेड़ क्या है, छंद। यानी एक प्रकार से जो ये हमारे वेदांग है ये हमारे एक प्रकार से शरीर के रूप में, कैसे, छंद क्या है पेड़ है, कल्प क्या है हाथ माने गए, ज्योतिष क्या है हमारे जैसे शरीर का अंग है उसी हिसाब से ज्योतिष को वेदांत के अंदर नेत्र माना गया, निरुक्त जो है वो कान माना गया, तो ये शरीर के अंग हो गए। शिक्षा जो है इसे नाक माना गया, और व्याकरण जो है हमारा इसे मुख माना गया। तो ये हमारे सारे के सारे क्या है शरीर के अंग आगे। इसी में जो हम हमारे व्याकरण वाला भाग पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण को वेदों में क्या कहा गया है, तो व्याकरण को वेदों में मुख की उपमा दी गई। ये था हमारा वेदांत। अब इसमें आगे देखिए क्या है, आगे जो छोटा सा प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से कि वेदों के कितने अंग थे, 6। इसी प्रकार से हमारे सामने एक प्रश्न आता है, व्याकरण के अंग कितने हैं, व्याकरण के अंग कितने। अब तक वेदों के कितने 6 और व्याकरण के अंग कितने 3। ये 2 प्रश्न बनते हैं हमारे सामने। 3 अंगों में कौन सा है, पहला जो है वो है वर्ण विचार, दूसरा जो है शब्द विचार, तीसरा जो है वाक्य विचार। ये प्रश्न का उत्तर भी है। व्याकरण के कितने अंग है, 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। तो अब तक हमारे सामने क्या थे, सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रश्न बनते हैं। इसमें से पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आता है परिभाषा का, पहला जो प्रश्न है वो है परिभाषा का। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है वेदांत का, ठीक है, वेदांत। और तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है हमारे व्याकरण के अंग। ये हमारे मुख्य रूप से इसमें देखा जाए तो 3 प्रश्न। अब जो था ये हमारा व्याकरण का इतना ही बिंदु, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिपि का टॉपिक। और देखिए लिपि का भी हमारे इस पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा व्याकरण लिपि का जो बिंदु देखें, इसके अंदर कुल हमारे 3 बिंदु दिए गए। इन 3 बिंदुओं में अब हम देखते हैं हमारा लिपि का बिंदु। अब देखिए सबसे पहले लिपि क्या है। लिपि जो शब्द है ये भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है, और यह है एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो सबसे पहले हमें कम से कम ये पता होना चाहिए ये किस भाषा का है और ये क्या है। अब लिपि किसे कहती है, ध्वनि संकेतों को, ध्वनि संकेतों को, ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यही इसका अर्थ है और यही इसकी क्या है परिभाषा है। पहला ही प्रश्न बनता है हमारा लिपि की परिभाषा, लिपि की परिभाषा। और लिपि की परिभाषा में देखा जाए तो ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ध्वनि संकेतों को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाए उसे क्या कहा जाता है, लिपि कहते हैं। अब देखिए इसी में प्राचीन लिपि, अगला जो प्रश्न बनता है इसी में से एक प्रश्न बनता है। इसी प्रकार से इसका भी प्रश्न है, ये है दूसरा प्रश्न कि प्राचीन लिपियां कौन सी है।
तो प्राचीन लिपि की यदि बात की जाए तो हमारे प्राचीन जो लिपि है, दो लिपि है, एक है ब्राह्मी लिपि और दूसरी जो ब्राह्मी व खरोष्ठी, ये दो लिपि है। तो कहा जाए कि विश्व की प्राचीन लिपियां क्या है, दो है, ब्राह्मी लिपि और इन्हीं को क्या कहते हैं, विश्व की न कहकर क्या है, भारतीय कहा जाता है। भारत की प्राचीन लिपियों के नाम थे, तो भारत की दो प्राचीन लिपियां हैं, एक है ब्राह्मी लिपि और दूसरी क्या है, खरोष्ठी लिपि। अब हमारी जो ये ब्राह्मी लिपि है, इसी ब्राह्मी लिपि से हमारी जो हिंदी भाषा है, भाषा का टॉपिक हमने पीछे पढ़ा भी था, ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी भाषा। तो अगला जो प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न बनता है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अब यहीं से ये प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि किस किस भाषा के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे हिंदी भाषा में भी देवनागरी लिपि है, संस्कृत भाषा की भी क्या है, देवनागरी लिपि है। उसके बाद जो प्राकृत भाषा जो थी उसकी लिपि भी क्या थी, देवनागरी थी। उसके बाद मराठी जो भाषा है उसकी भी क्या है, लिपि देवनागरी है, ठीक है। उसके बाद कोंकणी जो भाषा है उसकी भी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो अब हमारे सामने प्रश्न बनता है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी व नेपाली, ये हमारे तीसरा प्रश्न है। यानी देवनागरी लिपि किस किस भाषा की है। तो हिंदी देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषा में है, तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की है, प्राकृत की है, मराठी की है, कोंकणी व नेपाली। ये था हमारा तीसरा प्रश्न, जिसको ये कहा जाता है कि देवनागरी लिपि किस किस भाषा की है। अब बनता है इसमें हमारे चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथे प्रश्न के रूप में जो बात की जाए तो ये आती है, छोटा सा प्रश्न, 4 शब्दों का उत्तर है। लिपियां, लिपियों में क्या है, जैसे हिंदी, ठीक है, लिपियां और भाषा, किस भाषा की क्या लिपियां हैं। तो देवनागरी तो हिंदी होगी, नेपाली होगी, कोंकणी होगी, मराठी होगी। अब आता है हिंदी, उसके बाद अगला जो शब्द है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। उसके बाद में उर्दू भाषा की लिपि क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी, ये हमारे कुल 4 भाषा है। इनमें से एक प्रश्न बनता है कि किस किस भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा का हमने पहले पढ़ा है, कौन सी है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन लिपि। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। उर्दू भाषा की लिपि जो है वो फारसी है। और पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। ये हमारे कुल 4 प्रश्न। एक तो था लिपि का, हिंदी जो लिपि थी वो हमने देखा अभी, आगे जो देवनागरी जो किस लिपि में थी। उसके बाद अगला आता है लिपियां कौन कौन सी भाषा की क्या क्या लिपि है। तो हमारी इस प्रकार से ये एक प्रश्न बनता है। अब आता है एक हमारा आगे का प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है हमारा इस लिपि से संबंधित। अंतिम जो प्रश्न है वो ये बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है या उसमें से घुमाकर भी पूछ सकते हैं, क्या लिपि की विशेषता बताइए, या इसमें घुमा के प्रश्न देते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। अब देखिए, देवनागरी जो लिपि है वो हमारी हिंदी भाषा की है। इसमें से बहुत बार प्रश्न आता है और मुख्य रूप से इसमें अच्छा जो प्रश्न बनता है वो यही एक प्रश्न बनता है। देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता, देवनागरी लिपि की विशेषता, ये एक अच्छा प्रश्न है और हमारा देखा जाए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहली बात जो है, यह एक वैज्ञानिक लिपि है। यह एक वैज्ञानिक लिपि। चलिए, पहला प्रश्न, देवनागरी लिपि क्या है, एक वैज्ञानिक लिपि है। इसका मतलब विज्ञान की दृष्टि से भी इसे प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया गया। जैसे दूसरी जो बात आती है, यह एक संवैधानिक लिपि है। संवैधानिक का मतलब संविधान में भी, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें संविधान में भी क्या है, इस लिपि को मान्यता दी गई है। यह एक संवैधानिक लिपि, ये थी इसकी
मुख्य बात जो थी। अब बात आती है, अगली जो बात है, बाएं से दाएं इसे लिखा जाता है। अब ध्यान देना कि परीक्षा की दृष्टि में जो मुख्य बातें हैं वो हमें जब प्रश्न का आंसर लिखना पड़े, ठीक है, तो मुख्य बातें और मुख्य बातों में से ही कंपटीशन लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बाएं से दाएं इसे लिखा जाता है। ये इसकी 3 सबसे बड़ी मुख्य बातें। अगली जो बात आती है, उच्चारण के अनुसार लिखा जाता है। उच्चारण के अनुसार इसे लिखा जाता है, ठीक है। अब अगली बात जो इसमें व्यवस्थित क्रम है, इसका क्या है, हमारी जो देवनागरी लिपि है उसका क्या है, व्यवस्थित क्रम है, ठीक है। अगली जो बात है, स्वर व व्यंजन दो भागों में इसे विभक्त किया गया, इसे विभक्त किया गया। ये जो है इसकी मुख्य जो है ये 5-6 बातें हैं। विज्ञानिक लिपि है, संवैधानिक मान्यता है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, उच्चारण के अनुसार ही इसे क्या है, लिखा जाता है। ये एक इसका व्यवस्थित क्रम है, ठीक है। अगली जो बात कही जाए, इसमें जैसे इसे बोला जाता है वैसे ही इसे लिखा जाता है। तो अगली जो बात कह सकते हैं 7वें बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। ये इसकी 6-7 जो है मुख्य बातें थी। अब था हमने पहले इसी क्रम में हमने जो पहला बिंदु पढ़ा था हमारा भाषा का पढ़ा था, उसके बाद हमने व्याकरण का पढ़ा और अब हमने लिपि का पढ़ा। ये था हमारा पूरा टॉपिक। इसके अंदर कुल 3 बिंदु थे, भाषा, व्याकरण और लिपि। इसके अंदर लगभग करीब 10 के करीब प्रश्न बनते हैं। और ये जो हमारा लिपि का जो बिंदु है, इसके अंदर देखा जाए तो हमारे कुल 2-3 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो लिपियों से संबंधित और किस किस भाषा की क्या लिपि है, और लिपि की परिभाषा क्या है, और उसके बाद लिपि की विशेषता क्या है। ये हमारे कुल 4 ही इसके अंदर प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।